गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज वर्ल्ड व्यू के अंदर जिनपिंग साहब की जो मीटिंग होने जा रही है ट्रंप के साथ, क्या उसमें से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इंडिया से चाइना की फ्लाइट्स स्टार्ट हो गई। खुशी की बात है, इंडिगो ने भी स्टार्ट की हैं और चाइना से भी उनकी एक एयरलाइंस है, उनकी भी स्टार्ट हुई है। तो रिलेशनशिप थोड़े थोड़े से वापस पटरी पर आ रहे हैं। दूसरी बात, ईरान तैयारी कर रहा है। किस बात की तैयारी है? क्या फिर से इजराइल की ओर से कुछ खतरा है? हो सकता है, लेकिन इस पर तैयारी ज्यादा है। और ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है, मलेशिया पहुंचे हैं कुआलालंपुर में आसियान मीट में। मोदी जी तो डर के निकल गए कि भैया मुझे नहीं जाना, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ट्रंप साहब ने वहां पर फिर से कह दिया कि मोदी ने मुझसे फोन पर कहा है कि वो अब रूस से और तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप साहब जब मारते हैं ना, तो पूरा मारते हैं, छोड़ते नहीं, कतई नहीं छोड़ते। तो आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्योहारों का मौसम तो खत्म हुआ, थोड़ी आपाधापी भी खत्म हो गई, जिंदगी थोड़ी सी वापस से पटरी पर आनी शुरू हुई है। और आज संडे है, कल हो जाएगा मंडे, तो एक बार फिर से जो नॉर्मल लाइफ है लोगों की, फिर से वापस शुरू हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, नॉर्मल लाइफ ही अच्छी होती है। भागा दौड़ी तो है, लेकिन वो नवरात्रे, दशहरा, दिवाली के जो त्योहार थे, उसका जो खुमार था, अब वो उतर चुका है। अब इसके बाद सिर्फ एक दो त्यौहार और बचे हैं, जिसमें 5 नवंबर को गुरु नानक बर्थडे है और फिर उसके बाद क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स है। बट इन बिटवीन जिंदगी वापस नॉर्मल चलेगी। सबसे पहले आज बात करेंगे हम ट्रंप साहब की और खासतौर से शी जिनपिंग की एपेक समिट के अंदर जो मुलाकात होने जा रही है 31 अक्टूबर को, इस महीने के लास्ट डेट को। 1 नवंबर को भी हो सकती है अगर पोस्टपोन हुई तो। अब ये मुलाकात 6 साल के बाद हो रही है दोनों के बीच में। पिछले 6 साल से कोई इन दोनों के बीच में मुलाकात 1-to-1 डायरेक्ट नहीं हुई है, और ये पहली बड़ी मुलाकात होगी। बीच में हो सकता है कोई छोटी मुलाकात हुई हो, लेकिन पहली बड़ी मुलाकात होगी। और एपेक समिट के अंदर जहां ये बातचीत होने जा रही है, तो वहां से सबसे अहम मुद्दा ट्रेड वॉर का रहेगा। एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि दोनों अपनी अपनी शर्तों से दो दो कदम पीछे हट जाएंगे, और फिर उसके बाद वही एक स्टेटमेंट आएगा, इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग, आई मेट द ग्रेट जिनपिंग एंड ग्रेट पर्सन। ये इनका ग्रेट पन जो है ना, खत्म नहीं होता एक्चुअली देखा जाए तो अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन ट्रंप और चाइना दोनों के लिए अहम ये होगा कि दोनों की बड़ी ज़रूरतें हैं। जहां अमेरिका को रेयर अर्थ चाहिए, बैटरी टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके साथ में सोलर एनर्जी चाहिए, वहीं चाइना को भी सेमीकंडक्टर जो हाई क्लास है, एनवीडिया के, इंटेल के, वो चाहिए, और कुछ और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो भी चाहिए उसको। तो चाबी जो है, दरअसल देखा जाए, फिलहाल थोड़ी सी चाइना के हाथ में नजर आ रही है। 2019 के बाद ये पहली कोई एक बड़ी बैठक होगी ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में, और मुझे लगता है कि यहां से जो फ्यूचर डायरेक्शन है दोनों की, वो तय होगी। लेकिन ये फ्यूचर डायरेक्शन सिर्फ इन दोनों के बीच की नहीं होगी, ये फ्यूचर डायरेक्शन पूरी दुनिया के लिए होगी, क्योंकि यहां से अगर कोई अच्छा संकेत निकलता है तो पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। अब अगर ये बातचीत रुक जाती है, तो फिर चाहे शेयर बाजार हो, चाहे ट्रेड हो, वहां पर चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि जापान दौरे के बाद जब ये मुलाकात होगी, जापान में भी कुछ समझौते हो रहे हैं, तो हो सकता है कि चाइना के साथ कुछ मान मनवल हो जाए,
और ये कहे कि चाइना भी आके अमेरिका में कुछ इन्वेस्ट करे और अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी खरीद शुरू करे, सोयाबीन, मक्का। और यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े से हमारे ट्रम्प साहब थोड़े पिघल जाएं कि हाँ, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो खरीदने को तैयार हैं, हमें रेयर अर्थ देने को तैयार हैं, तो हम भी उनको हाई लेवल के सेमीकंडक्टर्स एनवीडिया के देने को तैयार हैं। और बातचीत के बहुत सारे जो एक मुद्दे होंगे उसमें ऑटोमोबाइल्स भी हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ई व्हीकल्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, रेयर अर्थ है, सोयाबीन और मक्का भी है। तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक क्रिटिकल मोड पर हैं। यहाँ पर दोनों की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, शी जिनपिंग की और ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि ट्रंप की। ट्रंप ने 100% का और टैरिफ ओवर एंड अबाउ 1355 लगा दिया है। लगा दिया अभी 1 नवंबर से है एक्चुअली वो, लेकिन अगर 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को कोई समझौता हो जाता है तो फिर ये 100% वापस हो जाएगा। लेकिन जो रिस्क फैक्टर हैं बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या दोनों के बीच में है, जिनपिंग और ट्रंप के बीच में, वो ईगो है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब दोनों बड़ी ईगो लेके आएंगे कि मैं बड़ा हूं और तू बड़ा है, तू छोटा है और मैं बड़ा हूं, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। दोनों को एक एक कदम तो पीछे हटना पड़ेगा। दोनों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां एक दूसरे की नाराजगी दूर करें, टेबल पर बैठ के कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए ऐलान करें कि ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है, कोई एक समझौता है। ये बात भी सही है कि आज की डेट में कोई भी प्रेसिडेंट ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता। भारत ने वो करके देख लिया और अब उसका खामियाजा भी भुगत रहा है। शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ वो अपने हाथ जला लें, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वो अपने हाथ चाइना के साथ सो कॉल्ड ट्रेड वॉर के अंदर पूरे के पूरे बर्न कर लें, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से हिल जाएंगी और फिर जो स्थितियां निकल कर आएंगी वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना छोड़िए, अमेरिका छोड़िए, किसी के लिए भी। तो हो सकता है कि अगर आपस में बातचीत होगी, थोड़ी सी तनाव में कमी आएगी और जो खींचतान है वो भी थोड़ी सी कम होगी। हम सब एक्चुअली इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बीच साने ताकाइची जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी पहली मीटिंग एकदम से होने जा रही है ट्रंप की। ये अचानक से बीच में दौरा बन गया है, ख़ास तौर से आसियान समिट और एपेक समिट के बीच में एक्चुअली। तो जापान में इस समय कम से कम अमेरिका के 50,000 से ज़्यादा सैनिक भी हैं वहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। जापान को 15% का टैरिफ दिया तो है, लेकिन साने ताकाइची काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर हैं। मैं आपको बताऊं, जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब उनका वहाँ पर कुछ अप्रूवल होगा। उसके बिना तो ये नहीं हो सकता ना। उसके बिना ये मुझे लगता है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एक मेजर जो मीट हो सकती है जिनपिंग की और ट्रंप की, यहाँ से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये तो मीटिंग के बाद 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को ही पता चलेगा। इसके बीच में जो फ्लाइट्स हैं ख़ासतौर से चाइना के लिए, वो स्टार्ट हुई हैं और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौका है एक्चुअली देखा जाए तो। और ख़ासतौर से इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट की है कोलकाता से ग्वांगझो एयरपोर्ट के लिए, जो सिटी है। ये फ़्लाइट आज 26 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुई है और ये सिग्नल है कि हाँ भाई, चीज़ें दो देशों के बीच में जो हैं थोड़ी सुधर रही हैं। कलकत्ता से गुआंगझू की फ़्लाइट जो है वो 26 अक्टूबर यानी कि आज की डेट से स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है वो भी नवंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट होने जा रही है। चाइना ने इस कदम को एक पॉजिटिव मेजर के तौर पर बताया और कहा कि इट विल बूस्ट द पीपल टू पीपल एक्सचेंज बिटवीन द टू नेशंस एंड इट्स अ बिग पॉजिटिव साइन वे फॉरवर्ड। चाइना का कहना है कि चाइना इज विलिंग टू वर्क विद इंडिया टू व्यू एंड हैंडल रिलेशंस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड प्रमोट कॉन्टिन्यूड हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना,
ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और ख़ासतौर से एससीओ समिट के अंदर ये सारी एग्रीमेंट मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में हुए थे। ये ठीक है कि जो भी हो रहा है, और उसको कहा भी जा रहा है कि इट्स ए स्मॉल स्टेप इन द एयर बट ए बिग सिग्नल ऑन द ग्राउंड। ये ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि बोथ साइड्स आर टेस्टिंग हाउ मच कोऑपरेशन कैन रिटर्न विदाउट रीओपनिंग द ओल्ड वुंड्स। अब पुराने जख्म तो काफ़ी हैं, गलवान के जख्म काफ़ी हैं, और कई और भी चीज़ें हो सकता है इसके साथ में, जैसे कि हमने कहा था कुछ ऐप्स वगैरह हो सकती हैं, उनकी भी ओपनिंग हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ किस ढंग से रेसिप्रोकेट करेंगे। एक तीसरी खबर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जब भी भारत के बारे में बात करते हैं तो फिर वो बात करते ही चले जाते हैं, यानी कि जख्मों पे नमक छिड़कना भूलते नहीं हैं। अब तक इंडिया और सो कॉल्ड सीज फायर पाकिस्तान की, उसके बारे में 53 टाइम्स कल तक वो बोल चुके थे। 53 टाइम्स। जब एक आदमी इतनी बार बोल चुका हो तो भाई उसके बाद जवाब क्या बनता है। और अब करीब करीब 7 बार ये बोल चुके हैं पिछले 10 दिनों के अंदर कि इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, दिसंबर में सब बंद हो जाएगा। एक्चुअली डेट तो 21 नवंबर की है, और जैसे ही मलेशिया पहुंचे हैं आसियान समिट में, सबसे पहले यही बोले कि भैया तुम्हारी पारी ख़त्म हो गई है और अब तुम तेल नहीं खरीदोगे। Trump had previously said that India would gradually reduce its purchases by the end of the year. However, New Delhi had rejected his claim, maintaining that its energy policy is guided by national interest and need to secure affordable supplies. जब भारत ने ये कहा कि हम अपनी मर्जी से तेल खरीदेंगे, इसी मौके पे उनको जब गुस्सा आया था ट्रंप को, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुमको खरीदना है तो तुम खरीदो, लेकिन अब मैं इसके ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा हूँ, पूरी की पूरी द टफेस्ट सैंक्शन इन 3 years and 9 months अप्रॉक्सीमेटली। और फिर उनका कहना है कि चाइना इज कटिंग बैक वेरी सब्सटेंशियली ऑन द परचेज ऑफ रशियन ऑयल एंड इंडिया इज ऑल्सो कटिंग बैक कंप्लीटली एंड वी आर इम्पोजिंग सैंक्शंस। ये बात तो सही है, भारत फंस चुका है उसमें। जब तक सैंक्शन नहीं थी तब तक बात अलग थी, अब सैंक्शन आ गई है तो यहाँ से भारत के लिए इंडियन ऑयल हो या रिलायंस हो या एचपी या बीपी हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो डेट दी है वो 21 नवंबर दी है, 21 नवंबर कि 21 नवंबर तक जितनी भी तेल की डिलीवरी हैं और जो पेमेंट्स हैं वो पूरे कर लो। 21 नवंबर के बाद मैं आपको चांस नहीं दूंगा। इंडिया एज यू नो वो क्या कहते हैं, हैज़ टोल्ड मी दे आर गोइंग टू स्टॉप, इट्स ए प्रोसेस, यू जस्ट कांट स्टॉप ऑयल जस्ट इन वन डे। बाय द एंड ऑफ ईयर दे विल बी डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ऑयल। और इस बात को करीब करीब 7-8 बार वो कह चुके हैं। सैंक्शंस के बाद तो इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये बात तो मैं भी मानता हूं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। फिलहाल सड़क बंद हो गई है, किताब बंद कर दी है ट्रंप ने, और कह दिया है, हालांकि हमारे कुछ खास दोस्त हैं बीजेपी के, आरएसएस के, वो कहते हैं कि अमेरिका को ये हक किसने दिया कि वो सैंक्शन लगाए। भैया हक तो मोदी जी को भी किसी ने नहीं दिया था कि सारे के सारे इंडिया के टेंडर और सारे प्रोजेक्ट अडानी साहब को दे दो। हक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मोदी जी को भी नहीं दिया था, लेकिन वो कर रहे हैं ना, सारे प्रोजेक्ट अडानी को देते हैं ना। तो साहब अगर वो सैंक्शन लगा रहे हैं तो फिर खाओ उसको, हिम्मत है तो उसको रिटेलिएट कर लो, अगर हिम्मत है तो। और मोदी में हिम्मत नहीं है, ही इज नॉट करेजियस पर्सन टू कॉन्फ्रंट द ट्रंप। बात बड़ी सिंपल सी है। इसके बाद ईरान किस बात की तैयारी कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची
उनका कहना है कि अब हम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और हमारी जो भी मिसाइल्स वगैरह हो सकती थी या जो आर्मामेंट है, एंटी क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, या फिर हमारे पास S-400 हैं, अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं, कहीं ज़्यादा रेडी हैं। बहुत सारे लेसन्स मिले हैं और अगर अब कोई हमारे ऊपर हिमाकत करता है अटैक करने की तो उसको जवाब दिया जाएगा। एक्चुअली पिछली बार भी जब इज़राइल को जवाब दिया गया था तो इज़राइल हैरान हुआ था कि ईरान की मिसाइलें इतनी दूरी तक पहुंच सकती हैं, उसको यकीन नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली फिर बात वही की वहीं आ गई। लेकिन इस बार तैयारी बहुत ज़्यादा है और वो अमेरिका हो या इज़राइल हो, मुझे नहीं लगता कि इस बार जो नुकसान सो कॉल्ड इज़राइल कर पाया था कि इस बार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास HQ-9 के, HQ-20 के, S-400 के काफ़ी आ चुके हैं और ईरानियंस को ट्रेन भी किया जा चुका है। तो दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड राइट नाउ टू कन्फ्रंट द इज़राइल और एनी अदर अटैक ऑन देयर नेशन। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप इनकरेज भी करेंगे। रात को 9:30 आपसे मिलेंगे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। आइएगा ज़रूर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया आपका, गुड नाइट।